हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको एक जनरल आइडिया दे दूँ। पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला होगा विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार होता है, उसकी चालकता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं विद्युत रासायनिक, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। दूसरा हम इसमें देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और नंबर 3rd पार्ट हमारा रहेगा विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रो लाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, थोड़ा जनरल आइडिया देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा एक सेल, ऐसा उपकरण, ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें कोई केमिकल डालेंगे, खास करके आयनिक पदार्थ डालते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन कराते हैं जिससे हमें धारा मिलने लगती है, करंट मिलने लगता है, विद्युत मिलने लगती है। तो केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला डिवाइस, जैसे कोई भी हमारा बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, कार की बैटरी, टॉर्च का बैटरी जिससे लाइट जलता है, और मोबाइल बैटरी जिसमें कुछ केमिकल डला है, उस केमिकल रिएक्शन होने से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल रहा है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जस्ट अपोजिट होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला डिवाइस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका उदाहरण, वही बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग फिर से रिचार्ज करते हैं। तो क्या करते हैं, प्लग से उसको जोड़ देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा उसमें से प्रवाहित होता है और उसमें केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसके फुल रिचार्ज होने के बाद वही केमिकल एनर्जी वापस से विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी बैटरी, ये रिचार्जेबल बैटरी में ऐसा होता है, सब रिचार्जेबल होता है। कुछ बैटरी ऐसे होते हैं जो कि रिचार्जेबल नहीं होते हैं, एक बार उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो फेंक दिया जाता है। तो हम लोग जिन बैटरी की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, बाइक की बैटरी, तो जो रिचार्ज होता है उसमें हम दोनों को देख सकते हैं। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, विद्युत मिलने लगती है, और ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो देखिए, विद्युत चालन का मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ के द्वारा जब हम विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करते हैं, ले जाते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम कहते हैं विद्युत का चालन। धारा बह रही है, विद्युत धारा का बहना विद्युत चालन कहलाता है। तो जो पदार्थ विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं या अपने में से गुजरने देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम सुचालक कहते हैं। तो जहाँ विद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, और इस क्रिया को विद्युत चालन कहा जाता है। तो विद्युत का चालन
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दो प्रकार से हो सकता है। इसके दो प्रकार हैं। एक होता है हमारा मेटालिक कंडक्टेंस, धात्विक चालन, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। विद्युत अपघटनी चालन। क्या क्या होता है देख लेते हैं। धात्विक चालन का मतलब होता है किसी धातु के द्वारा धारा को प्रवाहित कराना। जैसे हमारे घरों में होता है वायरिंग के थ्रू, ये जो वायरिंग लगा हुआ होता है जिससे हमारे विद्युत उपकरण सभी चलते हैं, ये धात्विक चालन है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर धातु से धारा का प्रवाह हो रहा है और इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इसमें धारा को प्रवाहित करने वाले जो उसके वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते रहते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में धारा का बहना बताया जाता है, धारा प्रवाहित होता है। तो धात्विक चालन जितने भी धातु होते हैं उसमें जो धारा बहता है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, इसे हम धात्विक चालन कहते हैं। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनको पिघला देने पर या जल में घोल देने पर वो धारा प्रवाहित करने लगते हैं। जल में घोलने या पिघला देने पर वो धारा को प्रवाहित करते हैं, अपने में से धारा को गुजरने देते हैं। ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं और इस प्रकार से धारा को प्रवाहित करना विद्युत अपघटनी चालन कहलाता है। और ऐसे पदार्थ मुख्यतः सभी आयनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे क्षार हैं, बहुत सारे लवण हैं जो कि आयनिक नेचर के होते हैं, वो सभी के सभी विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं। और इनमें धारा को प्रवाहित कराता है वो होता है आयंस। इसमें केमिकल चेंज भी होता है और धारा भी बहता है। और ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में हो चाहे ठोस अवस्था में हो, वो किसी प्रकार की धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं या नहीं करते हैं, उससे विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ऐसे पदार्थ ढेर सारे हैं, जैसे शक्कर है, आपका ग्लूकोज है, उसके बाद ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ढेर सारे पदार्थ हैं जो कि विद्युत अनअपघट्य की तरह होते हैं और धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में एक खास बात और बता दूं, ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और या तो पिघली हुई अवस्था में या तो जलीय विलयन बनाते हैं, तभी वो धारा को प्रवाहित करते हैं। क्यों? कारण ये है कि ठोस अवस्था में इनके दोनों आयन एक दूसरे के करीब होते हैं, चिपके हुए होते हैं, आयन फ्री नहीं होते क्योंकि आयन ही धारा प्रवाहित करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ ठोस अवस्था में चिपके हुए होते हैं, आयन फ्री नहीं होते हैं, इसलिए कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे उनको पिघला देते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या जल में घोल देते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, आयन फ्री हो जाते हैं। और फ्री आयन फिर धारा को प्रवाहित करते हैं, गतिशीलता के चलते इधर उधर दौड़ भाग करते हैं और धारा बहने लगती है। तो हमें ना तो मेटालिक कंडक्टेंस को इस चैप्टर में पढ़ना है और ना ही विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के बारे में पढ़ना है। हमें सिर्फ पढ़ाई करना है तो विद्युत अपघटनी चालन और विद्युत अपघट्य पदार्थों के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरीके से ये
धारा को प्रवाहित करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं और इसके प्रकार देखते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ, खास करके आयनिक पदार्थ, जो कि पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन बनाने पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को होकर के गुजरने देते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, अर्थात ऐसे आयनिक पदार्थ जिनको हम जल में घोलते हैं या पिघलाते हैं तो वह 100% आयनों में टूट जाता है, लगभग 100% मान लिया जाता है। वो अब उस अणु के रूप में नहीं रहता है जैसे वो ठोस अवस्था में होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, H2SO4, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, HCl, सोडियम सल्फेट, ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ऐसा ढेर सारे। अब इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये 100% आयनों में टूट जाते हैं। ये देखिए Na+ आयन और Cl- आयन में पूरी तरह से टूट जाएंगे, लगभग 100%। अब उदाहरण के लिए हम कहते हैं, मान लीजिए हम 100 NaCl डाले हैं तो 100 सोडियम आयन, 100 क्लोराइड आयन हमको उस जल के भीतर में घूमते हुए मिलेंगे, पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, सारे के सारे धन आयन और सारे के सारे ऋण आयन में वो विभक्त हो जाएंगे। इस अणु के रूप, ऐसे NaCl अणु के रूप में या H2SO4 अणु के रूप में या जिंक सल्फेट के रूप में वो पानी के अंदर नहीं रहते हैं या पिघली अवस्था में नहीं रहते हैं, वो आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्यों कहा गया? क्योंकि इनसे हमको प्रबल धारा मिलता है, क्योंकि उस डिवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा हमको आयन मिलेंगे और आयन से ही धारा बह रहा है, तो ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा धारा मिलेगा, प्रबल धारा मिलेगा, इसलिए इनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ऐसे पदार्थ जिनका बहुत ही कम आयन होता है, 5-7 या मैक्सिमम 10% तक जिनका आयनन होता है, उसमें हमको बहुत ही कम आयन मिलेंगे। तो ऐसे आयनिक पदार्थ या ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनका बहुत ही कम आयनन होता है, बहुत ही कम टूटते हैं, ऐसे अपघट्य को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, क्योंकि कम आयन मिलते हैं तो कम आयन से कम धारा मिलती है, बहुत कम वोल्टेज की धारा मिलती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल इसके एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आपका हो जाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड। इस तरह से इसके भी बहुत प्रकार हैं जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। इसका मतलब क्या होगा? एसिटिक एसिड को जब हम
पानी में डालते हैं, जैसे उदाहरण के लिए COOH को हम पानी में डालेंगे तो ये एसिटिक अम्ल एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, परंतु ये अप टू कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 10% तक रहेगा, मैक्सिमम ये रहता है अप टू 100%। ठीक है, और इसमें हम द्विदैशिक तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं ऐसा, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा टूटते हैं लेकिन चूंकि ये आयन स्टेबल नहीं है तो वापस से जुड़ जाते हैं, फिर इस तरह से अणु फॉर्म में आ जाते हैं। तो यदि हम 100 एसिटिक आयन पानी में डालते हैं तो उसमें लगभग 92-93% जो है वो यही मिलेंगे और लगभग 8-10% आयन मिलेंगे। कहने का मतलब 100 में से लगभग 90-92 एसिटिक अम्ल इसी अणु के रूप में उस पानी में तैरते रहेंगे और मुश्किल से 8, 9, 7, 6 हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन मिलते हैं। तो कम आयन कम धारा, इसलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसमें बहुत ज़्यादा आयन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा धारा बहता है, इसलिए इनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के, और जिसमें किसी भी प्रकार के आयन्स अलग नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, धारा को बिल्कुल प्रवाहित नहीं करते, उन्हें विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। शुगर है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, आपका यूरिया है, ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहल है, ढेर सारे ऐसे हैं जो विद्युत अनअपघट्य होते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो कि आयनिक होते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत अपघटन कैसे होता है। थोड़ा एक डिवाइस बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक आज हम लोग देखेंगे। किसी विद्युत अपघट्य की चालकता किस किस बात पर डिपेंड करता है। कंडक्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, अब हम लोग देखते हैं। चलिए, ये देखिए चालकता को, किसी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले एक डिवाइस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखिए इस तरीके से मान लो कोई एक पात्र हम ले लेते हैं और इसमें कोई भी एक विद्युत अपघट्य विलयन इसमें डाल देते हैं। NaCl ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, NaCl, और इसमें कुछ धातु के इलेक्ट्रोड डीप किया जाता है ऐसा, और इसको हम क्या करते हैं बैटरी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से इसको जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो Na+ आयन और Cl- आयन है, ये जो धन आयन होते हैं उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। कैटायन कैथोड की ओर जाते हैं जिसको हम लोग ऋणावेशित सिरा बोलते हैं, और धन आयन कैथोड की ओर, एन आयन अर्थात ऋण आयन एनोड की ओर जाने लगते हैं। तो इनके इस दौड़ भागी से ही धारा होता है, दौड़ भाग करने की क्रिया से धारा बनने लगती है। धन आयन जो है वो कैथोड की ओर, याद रखने का तरीका जो बता दूं आपको मैं, केट आयन को धन आयन बोलते हैं। केट आयन मतलब होता है धन आयन, और एन आयन मतलब होता है ऋण आयन। तो केटायन कैथोड की ओर दौड़ते हैं, कैथोड के पास जाते हैं, Cc, और एन आयन एनोड की ओर, एनोड Aa, CCAA, याद रखने का तरीका। तो केटायन माने धन आयन, तो धन आयन किसकी ओर भागेगा, ऋण आयन की ओर, इसलिए कैथोड में ऋण आयन होता है, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और ऋण आयन किसकी ओर जा रहा है, एनोड की ओर, तो ऋण आयन उसके अपोजिट आयन की ओर जाएगा, तो एनोड क्या होता है इसमें, धन आयन। तो ये होता है कैथोड में केट आयन जाता है, एनोड की तरफ एन आयन जाता है। और क्या होता है, कैसा होता है, हम बाद में समझेंगे उसको। सिर्फ एक जनरल आइडिया दे दिया गया कि इस तरह से इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो यही इसी धन आयन ऋण आयन का भाग दौड़ करना, कैथोड और एनोड की ओर जाना और वहाँ अपने डिस्चार्ज हो जाने की क्रिया को ही हम कहते हैं धारा बहना या धारा प्रवाहित हो रहा है। तो वही होता है कंडक्टेंस, चालकता।
आयनों का मूवमेंट, आयनों की गतिशीलता ही चालकता कहलाता है। तो उसी चालकता को प्रभावित करने वाली क्या क्या कारक है, तो देखिए इसको मैं बहुत ही एक सूत्र टाइप में बना दिया हूँ। बहुत सारे प्रकार बुक में दिया रहता है, उसको हम 5 अलग अलग पॉइंट में बना दिए हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो प्रभावित करने वाले कारक को हम लिख देंगे यहाँ पर विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ, या जिसको हम लोग बोलते हैं विलेय। विलेय का प्रकृति, मुख्य रूप से यही विलेय होते हैं, धारा प्रहित करते हैं, तो उसका नेचर कैसा होने से चालकता अधिक होगा और कैसा होने से कम होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। नंबर 1, यदि यह प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल होने पर चालकता बढ़ता है। ये देखिए क्यों बढ़ता है अभी समझाया जा चुका है। प्रबल विद्युत अपघट्य होने से 100% आयनित होते हैं और बहुत ज़्यादा आयन मिलता है, इसलिए चालकता बढ़ती है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य होने से चालकता कम होता है, डाउन होता है। इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसकी समानुपाती है, मतलब चालकता ये बढ़ता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य होने पर चालकता डाउन होता है। ठीक है। और दूसरा हम लिखते हैं विद्युत अपघट्य के दूसरा नेचर क्या है, उसकी मात्रा। विद्युत अपघट्य विलयन की मात्रा कितनी, मात्रा अर्थात विलयन तनु है या सांद्र है। बहुत ज्यादा विद्युत अपघट्य विलेय मिला देने से सांद्र विलयन कहलाता है, वहां पर भी धारा कम हो जाती है। विलयन को तनु होना चाहिए, अर्थात मात्रा कम होना चाहिए। विद्युत अपघट्य विलेय की मात्रा कम होने से वह चालकता को बढ़ाता है, चालकता बढ़ता है। और इसकी मात्रा यदि ज़्यादा होगा तो चालकता घटती है। ये किसके लिए है, चालकता के लिए। अर्थात तनु विलयन होने पर चालकता ज़्यादा होती है, सांद्र विलयन होने पर चालकता घटती है। चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, वो तनु विलयन होना चाहिए, अर्थात उस विलेय पदार्थ की मात्रा कम होना चाहिए। कम होने पर चालकता बढ़ता है और ज़्यादा होने पर चालकता घटता है। ठीक है। कम होने पर इसमें इधर लिख देते हैं चालकता घटता है। तनु होने पर इसको मिटा देते हैं, दुर्बल होने पर चालकता घटता है और प्रबल होने पर चालकता बढ़ता है। दो अलग अलग विद्युत अपघट्य विलेय पदार्थ की प्रकृति, मतलब वह जो विद्युत अपघट्य विलेय उसमें हम घोल रहे हैं वो प्रबल होगा तो तेज धारा मिलेगी, चालकता बढ़ेगी। यदि वह दुर्बल है तो कम धारा मिलेगा, चालकता कम होगा। उसकी मात्रा पर अब देखते हैं। मात्रा अधिक होने पर, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, मात्रा अधिक होने पर, मात्रा ज्यादा होने पर चालकता कम होता है, अर्थात सांद्र विलयन होने पर चालकता कम होता है। और यदि मात्रा कम होता है, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, मात्रा कम होने पर चालकता बढ़ता है। उसी को हम कहते हैं तनु विलयन। विलयन यदि तनु है तो विलयन तनु होने पर चालकता बढ़ता है और विलयन सांद्र होने से चालकता घटता है। ये है विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति किस तरह से प्रभावित करता है। अलग अलग कैटेगरी कर रहे हैं, आसानी से समझ जाएगा। पहले अभी हम लोग देखें विलेय पदार्थ की प्रकृति, अब दूसरा हम लोग देखते हैं विलायक की प्रकृति। देखिए बहुत सारे सेल ऐसे बनते हैं जिसमें विलायक हम लोग यूज करते भी नहीं, सीधा सीधा इनको पिघला देते हैं। नमक को पिघला दिए, कॉपर सल्फेट को पिघला देते हैं, गलित अवस्था जिसको बोलते हैं, मोल्टन फॉर्म। तो वहाँ पर विलायक वाला फैक्टर की बात नहीं होगा। जितना हम लोग फैक्टर देखेंगे, जरूरी नहीं कि हर डिवाइस में हर बार वो उसको प्रभावित करता हो।
जो जहाँ पर लागू होता है उसके लिए हमको वहाँ पर लगाना है, लेकिन पढ़ना सबको है। तो अभी विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति देखिए। दूसरा हम लोग देखते हैं विलायक पदार्थ की प्रकृति। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और विलायक पदार्थ की प्रकृति को समझते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं विलायक का प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसको भी हम 2-3 भाग में अलग अलग करके आपको समझाते हैं। सबसे पहला देखते हैं उसकी श्यानता, विस्कोसिटी। यदि वह विलायक बहुत गाढ़ा है, जिसकी श्यानता बहुत ज़्यादा है, तो गाढ़ा विलायक में आयन को मूवमेंट करने में कठिनाई होगा, आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फ्री मूवमेंट नहीं करेगा। तो आयन से यदि फ्री गति नहीं करेंगे तो धारा कम मिलेगी। तो श्यानता अधिक होने पर चालकता कैसा होगा, कम हो जाएगा, चालकता कम, अर्थात ये डाउन हो जाएगा। तो श्यानता बढ़ने पर चालकता कम होता है, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, श्यानता चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालकता की, ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं विलायक और विलीन अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जिस पदार्थ को उस पानी में हम घोल रहे हैं, जनरली पानी ही लेते हैं इसलिए बार बार पानी बोलेंगे इसमें, तो पानी में घोलने पर यदि वो विलेय और विलायक, पानी और उस पदार्थ के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो वो विलेय के कणों को, विलेय के आयंस को फ्री मूव करने नहीं देगा। तो यदि यह अन्योन्य क्रिया जो है वो बढ़ता है, अन्योन्य क्रिया जो है वो चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये अन्योन्य क्रिया ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगा, आयन फ्री नहीं मूव कर पाएंगे, आयन को छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रख देगा विलायक पदार्थ, तो चालकता कम मिलेगी, धारा कम बहेगी। तो उनके बीच अन्योन्य क्रिया, अट्रैक्शन फोर्स, इंटर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो अट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए, तो ज़्यादा धारा आपको मिलेगी। ये हो गया विलायक की प्रकृति से संबंधित 2 पॉइंट। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं सेल की बनावट। जो सेल उपकरण हम यूज करते हैं उसको बनावट कैसा होता है, उसके आधार पर भी चालकता प्रभावित होती है। देखिए कैसा प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं सेल उपकरण का बनावट। जैसे हम क्या करते हैं, ये जो सेल ऐसा लेते हैं, कोई पात्र लेते हैं, यहाँ पर हम कोई एक इलेक्ट्रोड डिप करेंगे ऐसा, तो वो इस तरह से इसको फिर बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसा। तो इस सेल उपकरण की बनावट में फिर 2 फैक्टर हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो समानुपाती होता है किसके, चालकता के। अर्थात पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगा और उतनी ज्यादा धारा बहेगी, उतनी ज्यादा चालकता होगी। अर्थात ये जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम उसको रॉड के रूप में इलेक्ट्रोड को डीप करें या चतुर्भुज आकार में लें या उसको वृत्ताकार आकार में लें या गोलाकार लें, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल रहेगा उतनी ज़्यादा चालकता हमको मिलती है। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसकी चालकता के समानुपाती होता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। दूसरा होता है हमारा बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितना दूर होंगी वो
चालकता उतनी कम होती है। इलेक्ट्रोड्स पर जा करके डिस्चार्ज होने के लिए ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा धन आयन और ऋण आयन को, तो चालकता हमको कम मिलता है, धारा हमको कम मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है ना, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसकी, चालकता की। यदि दूरी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगा। जितना पास पास हम दोनों इलेक्ट्रोड को रखेंगे उतनी तेज धारा, उतनी ज़्यादा धारा हमको मिलेगी, चालकता ज़्यादा होगा। तो ये हो गया सेल उपकरण की बनावट। ये जो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको जैसा चाहें वैसे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा प्रकार। पहला प्रकार हम लोग देखिए विलीय विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रकृति कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलायक की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग देखिए। और अभी सेल उपकरण जो डिवाइस बनाएंगे उसके बनाने के तरीके पर दो प्रकार से निर्भर करता है। पृष्ठ का इलेक्ट्रोड के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो चालकता ज़्यादा, कम होगा तो कम। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो चालकता कम मिलेगा, कम दूरी पर रहेंगे पास पास में तो चालकता ज़्यादा मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आयन की प्रकृति। जो आयन उसमें मिल रहे हैं उसकी प्रकृति। तीसरा नहीं, चौथा हो गया। चलो ठीक है, चौथा है नंबर 4 हम लोग लिख देते हैं आयनों की प्रकृति। अर्थात जो आयन उसमें हमको मिल रहे हैं, धन आयन और ऋण आयन, उन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इनके कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इस पर हम इसको फिर अलग अलग फैक्टर लिख सकते हैं। पहले देखिए आयन की संख्या या मात्रा, जितने ज़्यादा आयन हमको मिलेंगे उतनी ज़्यादा धारा बढ़ेगी। जैसे सोडियम क्लोराइड लेंगे तो एक धन आयन एक ऋण आयन मिलेगा। 1 मोल सोडियम क्लोराइड से जितना हमको उसको हमको जितना आयन मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मान लेते हैं, तो 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन, मतलब उससे 3 आयन मिलेगा। तो उसमें 2 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है। इस तरह से जितने ज़्यादा आयन्स मिलते हैं उतनी ज़्यादा धारा हमको मिलेगी, आयन बढ़ेंगे समझो, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिखते हैं आयन पर आवेश कितना है। आयन पर आवेश, एक आयन कितना चार्ज लेकर के दौड़ रहा है, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे सोडियम आयन है तो 1 धन आयन लेके घूमेगा, कैल्शियम आयन है 2 धन आयन लिखेगा, या जिंक है तो 2 धन आयन लेके घूमेगा, एल्यूमिनियम है तो 3 धन आयन लेकर के दौड़ेगा। तो इसके तुलना में ये डबल चार्ज कैरी करेंगे, ये ट्रिपल चार्ज कैरी करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा धारा बढ़ेगी। तो आयन के ऊपर आवेश कितना है, कितना धनावेश है कितना ऋणावेश है, उसके हिसाब से भी धारा ज़्यादा या कम होगा। जितनी ज़्यादा आवेश उतनी ज़्यादा धारा। और नंबर तीसरा होता है आयन का आकार, परमाणु आकार। परमाणु आकार, ठीक है। देखिए छोटे आकार के आयन को दौड़ भाग करना आसान होता है, बड़े साइज का आयन को दौड़ भाग करना में ज़्यादा अवरोध आएगा, ज़्यादा प्रतिरोध होगा, वो ज़्यादा से टकरा सकता है, ज़्यादा माध्यम से गुजर के जाना पड़ेगा, तो उसकी मोबिलिटी, उसकी मूवमेंट, उसकी गतिशीलता कम होगी। आयनों में जितनी ज़्यादा गतिशीलता होता है उतनी ज़्यादा उसमें धारा वो प्रवाहित होता है। तो छोटे आकार के आयन रहेंगे तो ज़्यादा धारा बहेगी, बड़े आकार के आयन होंगे तो कम धारा बहेगी। तो आयन्स की प्रकृति पर इस तरह से 3 अलग अलग पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। आयन की संख्या या मात्रा बढ़ने पर जो है ये चालकता के समानुपाती है, ये बढ़ने पर चालकता भी बढ़ता है। इस तरह हम लोग लिख देंगे चालकता बढ़ेगा, ठीक। आयन पर आवेश यदि बढ़ता है
तो सेम टू सेम चालकता भी बढ़ता है। ठीक, आयन का परमाणु आकार यदि बढ़ता है तो चालकता घटता है। चालकता क्या होगा, डाउन हो जाता है, कम हो जाएगा। तो आकार बड़ा होने से चालकता कम होगा, आकार छोटे होने से चालकता ज़्यादा होगी। आवेश कितना उस पर आवेश है, 1 धनावेश है, 2 धनावेश है, 3 धनावेश है, जितनी ज़्यादा आवेश होगा उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर वो आवेश लेके दौड़ेगा ना। 1 धनावेश मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतने आवेश को लेके दौड़ रहा है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश लेके दौड़ रहा है। तो इसलिए आवेश बढ़ने पर, आयन पर चार्ज बढ़ने पर चालकता बढ़ता है। और आयन की संख्या, मात्रा से मतलब यहाँ पर हमारा संख्या से है, वो बढ़ने पर बढ़ता है। बहुत ज़्यादा सांद्र और मात्रा की बात यहाँ नहीं हो जाए, आयन की संख्या ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। जितनी ज़्यादा आयन मिलेंगे उतनी ज़्यादा चालकता बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया आयन की प्रकृति पर। और नंबर 5वां हम लोग देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसको कहा जाता है, वो है हमारा टेम्परेचर। नंबर 5 है ताप, ताप का प्रभाव। तो देखिए, तापमान बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बहुत सारे विद्युत अपघट्य पदार्थों के डिसोसिएशन भी बढ़ता है, वियोजन भी बढ़ता है। तो कुछ पदार्थों में वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है, खास करके दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए कुछ बढ़ जाता है। और सभी आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनका दौड़ भागा ज़्यादा होता है, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, तो चालकता बढ़ जाता है। ताप जो है वो सीधा सीधा चालकता के समानुपाती होता है। यदि चालकता ये बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तो चालकता भी बढ़ता है। ताप कम करने से चालकता कम होती है। ये चीज देखिए, धात्विक चालन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो धातुओं में धारा बहता है, जस्ट उल्टा होता है। तापमान बढ़ाने पर उनकी विद्युत चालकता घटता है। तार वगैरह से जो हम लोग हमारे घर में धात्विक चालन हो रहा है, उसमें ताप बढ़ता है तो उसकी करंट जो फ्लो हो रहा है, धारा बहने, बहाव जो है, चालकता जो है वो कम होता है। लेकिन इनमें उल्टा होता है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो आयन ज़्यादा तेजी से इधर उधर दौड़ा भागी करते हैं और उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आज हम कंडक्टेंस का परिभाषा समझे। कंडक्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, जिसको हम 5 अलग अलग कैटेगरी में आपको समझाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें विलेय विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। तीसरा में हम लोग देखें सेल का बनावट कैसा है। नंबर 4 में हम लोग देखें आयन की प्रकृति। नंबर 5वां में हम लोग देखें ताप का प्रभाव। इस तरीके से हम चालकता को प्रभावित करने वाले सारे फैक्टर्स देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।